साथ ही आर्टिकल 14 से ये समझौता भी करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 साफ तौर पर कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर स्पष्ट किया है कि कानून के सामने बराबरी हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना। लेकिन यूजीसी के 2026 के नियम यहां एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कोई नियम एक खास नागरिक वर्ग को केवल उसकी जाति के आधार पर पीड़ित बनने के अधिकार से बाहर कर देता है तो वो सीधे तौर पर संविधान की आत्मा पर प्रहार है। शंकर मिश्रा जी, मुझे लगता है ना तो आपको सही से इक्वलिटी का ज्ञान है और ना ही आपने सही से आर्टिकल 14 को पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होता तो शायद आप इस तरह के प्रोपेगेंडा और नैरेटिव नहीं सेट करते। आपको मैं इक्वलिटी का मतलब बताता हूं क्या होता है कि 1976 में एक केस हुआ था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस का, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि इक्वलिटी डज नॉट मीन ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली, कि मतलब जो अनइक्वल पर्सन है उसको इक्वली ट्रीट करना ये इक्वलिटी नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा एकदम स्वस्थ और एकदम फिट है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा बच्चा जो है वो दिव्यांग है, उसके पैर नहीं है। अगर स्कूल उसको ये कहे कि यार हम इस बच्चे को पढ़ने के लिए व्हील चेयर दे रहे हैं, ये बच्चा स्कूल है, इसके लिए हम अपने कॉलेज में रैंप बनवाएंगे, ये बच्चा स्कूल है, हम इसको एक एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि अगर सभी बच्चों का स्कूल 9 बजे स्टार्ट होता है तो अगर ये 9:20 पे भी आएगा तब भी इसके साथ कोई पनिशमेंट नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस बच्चे को एक्स्ट्रा अगर पावर दी जा रही है तो इसके साथ जो बच्चा फिट है उसके साथ गलत किया जा रहा है। नहीं, ये बच्चा, इसके पास वो चीज नहीं है, ये बच्चा वो उस लेवल पर नहीं है, तो उसको इस लेवल पर लाने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा यानी ऑर्डिनरी पावर दी जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है कि इस लेवल पर आ जाए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, यानी इन दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसको बस एक्स्ट्रा पावर दी जा रही है कि आप इस लेवल में आ जाओ। और आपने ये कह दिया कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, बिल्कुल उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का एक गोल्डन रूल है कि अगर आपको आर्टिकल 14 को टेस्ट करना है तो आप 2 फोल्ड टेस्ट लगा लीजिए। अगर ये दोनों चीज को प्रूव कर देता है तो वो लॉ माना जाएगा, वो लॉ वैलिड होगा। तो पहला अगर 2 फोल्ड टेस्ट में माना जाए तो पहला इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब कि आप जिस चीज को अलग ट्रीट कर रहे हैं वो सच में अलग स्थिति में होना चाहिए। दूसरा कि रेशनल नेक्सस, यानी कि आप जिस चीज को अलग ट्रीट कर रहे हैं वो उससे डायरेक्टली संबंधित होना चाहिए, यानी उसका जो उद्देश्य है वो डायरेक्टली उससे संबंधित हो। अब अगर यूजीसी की गाइडलाइन को इन दोनों लॉ पर, इन दोनों टेस्ट पर अगर हम लगाएं तो यूजीसी की गाइडलाइन में पहला अगर है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वाला कि एससी एसटी छात्रों क्या अलग स्थिति में है, तो बिल्कुल अलग स्थिति में है यार। आप जिस चीज को ट्रीट कर रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग अलग स्थिति में हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है। इंदिरा साइनी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का मामला आप उठा करके पढ़ लीजिए, जिसमें हिस्टोरिकली ये माना गया कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हिस्टोरिकली क्या आज भी आप देख लीजिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और दूसरा क्या होता है कि नवतेज सिंह जौहर 2018 का केस आप उठा करके देख लीजिए, उसमें भी आप पा जाएंगे। दूसरा तो इसमें तो पहला टेस्ट पास हो गया कि भाई ये फैक्ट मौजूद है, हिस्टोरिकली मौजूद है। अब आते हैं दूसरे टेस्ट पे, रेशनल नेक्सस पे। रेशनल नेक्सस पे क्या होता है कि आप जिस चीज को अलग ट्रीट कर रहे हैं डायरेक्टली उसका उससे संबंध होना चाहिए। तो यूजीसी गाइडलाइन का मेन मकसद है कि कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। और इसका क्लासिक एग्जांपल आप लोग देख ही रहे हैं, रोहित विमुला हो गया, पायल तड़वी हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता। और इसका एक केस भी आप समझ सकते हैं कि ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में इसका केस हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर डिस्क्रिमिनेशन फैक्चुअली मौजूद है और उसको रोकने के लिए लॉ लाया जा रहा है तो वो डायरेक्ट नेक्सस है, तो ये दोनों लॉ को पास कर रहा है, तो फिर ये कैसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो आप ये प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करना बंद कर दीजिए।